ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, अब वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं। सर हेपेटाइटिस बी की लिए क्या वैक्सीनेशन मौजूद है, क्या इसमें स्टेप्स होते हैं? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट बहुत मौसर वैक्सीन दरियाफ्त हो चुकी है, बहुत कामयाब है, बहुत मौसर है। कीमत है तो सही लेकिन लोगों की पहुंच से बाहर नहीं है। 3 खुराकें चाहिए होती हैं, पहला टीका, महीने बाद दूसरा टीका, छठे महीने तीसरा टीका। बच्चों के लिए इस वक्त गवर्नमेंट ने EPI स्कीम के तहत वैक्सीन फ्री कर दी है और बाकी जो बड़े हैं वो उनको अपनी जेब से लगवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी सोर्स से वैक्सीन उनको भी मिल सकती है किसी न किसी प्रोग्राम पे। लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो एफिकेसी है वो अप टू 95% है। तो अगर किसी मरीज़, किसी बंदे के घर में हेपेटाइटिस बी का मरीज़ मौजूद है या उसका कोई ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें हेपेटाइटिस बी के इंतकाल के चांसेस हैं, जैसे कि मेडिकल डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं या पैरामेडिक्स हैं, उनको लाजमी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इसी तरह वो एज ग्रुप या वो लोग जिनमें बाद में एक्सीडेंट्स या सर्जिकल ऑपरेशन की चांसेस, ख़ास तौर पे ख़वातीन, यंग ख़वातीन जिनकी अभी शादी होनी है, उनमें भी बहुत अहम है कि वो अपने आप को हेपेटाइटिस बी के हिफाजती टीके लगवाएँ। मैस वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी के साथ उम्मीद है कि हेपेटाइटिस बी के इंसिडेंट्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसे कि एक ज़िंदा मिसाल है फार ईस्ट कंट्रीज़, जहाँ के पहले हेपेटाइटिस बी का तनासुब बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे हेपेटाइटिस बी की वजह से पेचीदगियाँ और कैंसर रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब वो देखें कि वहाँ पे कामयाब हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन स्कीम के तहत हेपेटाइटिस बी का तनासुब यंग लोगों में उतना ही है जितना कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में। तो हम भी वही चीज़ अचीव कर सकते हैं अपने मुल्क में जो कि फार ईस्ट कंट्रीज़ ने पिछले 10 सालों में या 15 सालों में अचीव किया। सर वाई इज़ देयर नॉट अ वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी? अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट जो है वैक्सीन अभी तैयार नहीं हो सकी। उसकी कई एक वजूहत है, जिनमें से एक ये भी है कि हेपेटाइटिस सी की आगे 6 किस्म की टाइप्स होती हैं, 6 से 11 किस्म की उसकी टाइप्स होती हैं, और वो टाइप्स जो हैं हर टाइप के अगेंस्ट वैक्सीन जो है वो नहीं बन सकती, और हमें पहले चेक करना कि कौन सा, और वो वायरस जो है वो भी अपने आप को तब्दीली के अमल से गुजारता रहता है। इस वजह से अभी हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट एक मौसर वैक्सीन नहीं मिल सकी। तो उसके लिए हमें हफाजती तरीक़ाकार जो हैं हेपेटाइटिस सी से बचाव के वही अपनाना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं ज़ोर दूंगा कि हेपेटाइटिस बी जिसके अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद है वो लाजमी हर किसी को लगवा लेनी चाहिए। ख़ास शोबे हाँ ज़रूर उनको तो लाजमी लगवा लेनी चाहिए, लेकिन जनरल पॉपुलेशन को भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल, ख़ासकर बच्चों को, चूँकि उनके EPI प्रोग्राम में शामिल हो चुका है, तो उसमें ज़रूर लगवानी चाहिए। सर हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। लोग कहते हैं जिगर को गर्मी हो गई है और वो हकीम पे जाने को तरजीह देते हैं, आपका इसमें क्या राय है? हमारा सब चीज़ है कि हर्बल ट्रीटमेंट एक बहुत फैशनेबल नाम बन गया हुआ है। अब आपको भी पता है कि हर्बल ट्रीटमेंट हर्ब्स हैं क्या। अगर हम अपनी एलोपैथिक मेडिसिन लें तो हैं तो तमाम केमिकल्स, एल्कलॉइड्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि निकले यही प्लांट से या मुख्तलिफ़ हर्ब से। उनको बाद में लेबॉर्ट्री में रिफ़ाइन करके कंसनट्रेट करके तो एक मेडिकल फॉर्म में, एक फॉर्मुलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली हर्बल मेडिसिन्स या एलोपैथिक मेडिसिन्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अब हर्ब्स का क्यों चर्चा है, हर्ब्स क्यों लोग प्रेफर करते हैं, वो इस ख्याल में कि शायद ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कम हार्म करती होंगी। लेकिन हकीकत ये है जो अभी तक मुशाहिदे में आया है कि हर्बल ट्रीटमेंट, क्योंकि उनका में ज़्यादातर लोगों में ये होता है, बस जैसे मुझे अगर कहा जाए कि फ़लाँ फ़लाँ हर्ब, तो मैं मुझे उतना अच्छा इल्म ना हो कि इस हर्ब में क्या क्या कंपाउंड होते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक गिवन हर्ब में उसकी कितनी कंसंट्रेशन है केमिकल कंपाउंड की, और एक गिवन पेशेंट में, एक जो मेरे सामने बंदा बैठे, इसमें साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस कितने हैं। उसके मुकाबले में अगर मैं अपनी कोई दवा का नाम लूँ तो उसका मुझे काफ़ी हद तक पता होगा कि एक सामने जो पेशेंट बैठा है इसमें साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कितने हैं, इसमें क्या क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, इसमें मैं कितनी डोज में दूँ। अब हर्बल ट्रीटमेंट में अगर उसकी सही मिकदार में लिया जाए, लंबे अरसे के लिए लिया जाए, तो फ़ायदा है तो नुकसान भी है, और नुकसान है तो साथ फ़ायदा भी है। तो उसमें जो भी हर्बल ट्रीटमेंट दे उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी हर्ब किस मर्ज़ में इस्तेमाल करनी है, किस मिकदार में उसका सफ़ूफ या जो उसका पाउडर है वो देना है, और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। अंधाधुंध हर्बल ट्रीटमेंट के साथ लोगों के जिगर भी फेल होते देखे हमने, उसमें उन लोगों के गुर्दे भी फेल होते देखे हैं, और इसमें केयर बहुत लाजमी है, और हुकूमती सतह पे भी चाहिए कि इसको रेगुलेट करें, अनरेगुलेटेड ना रहने दें।
और मैं ये जो कन्फ्लिक्ट है लोगों के जहनों में कि हर्बल ट्रीटमेंट या एलोपैथिक ट्रीटमेंट कोई डिफरेंस है, हकीकत ये है कि हम लोग वही हैं जो कि पुराने से ज़माने में हुक्मा हुआ करते थे। हमने वही सीखा है जो कि अबू सीना ने हमें सिखाया है। गो के ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज वक़्त के साथ एवोल्यूशन के तहत हुई है, और हमारे जो अब भी मेथडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है वो ये जो कि पुराने ज़माने के हुक्मा का था, जो कि जड़ी बूटियों के साथ या हर्ब्स के साथ इलाज किया करते थे। यूनाइटेड स्टेट्स में मिल्क थिसल यूज़ करते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या एडवांटेजेस हैं? मिल्क थिसल जो है वो भी एक केमिकल है जो कि हर्बल में भी है, होम्योपैथिक में भी है, एलोपैथिक में भी है, फार्मूला तो सबका सेम है। ये बेसिकली जिगर की सोजिश जो है उसको कम करने का एक दवाई होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जिगर में सोजिश बनी किस वजह से। सिर्फ सोजिश कम करने वाली दवाई दे देना उसका हल नहीं है, वजह तो उधर की उधर ही पड़ी होती है। अगर वजह हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है तो हमें उसका भी साथ इलाज करवाना चाहिए, और जब रूट कॉज जो है वही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमें मिल्क थिसल की या सिलिमरिन की शक्ल में किसी भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात आपकी काट रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, जैसे प्रोफेसर शुमाइल साहब ने वाज़ेह किया है कि मिल्क थिस्टल शिफा वाला इलाज नहीं है। लोगों को मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये शिफा वाला इलाज नहीं है। इसके साथ जिगर की सोजिश में कुछ कमी हो जाती है, इससे जिगर मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं हो जाता। जो उसकी असल वजह है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में सबसे कॉमन है, अगर हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस बी है तो उसके असल इलाज की तरफ पहले रुजू करना चाहिए। अगर वो किसी वजह से मुमकिन ना हो, लोग दवाई ले नहीं सकते, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से वो ले नहीं पाए, या उनकी पहुंच से बाहर है, या फाइनली डिज़ीज़ की स्टेज ऐसी है कि जिसमें जो डेफिनेटिव इलाज यानी इंटरफेरॉन थेरेपी और जो बाकी अद्वियात होती हैं उससे नुकसान का अंदेशा है, तब मिल्क थिस्टल या इस तरह की जो हर्ब्स हैं वो पेशेंट को फ़ायदा दे सकती हैं। मर्ज़ का शिफा नहीं है, मर्ज़ को थोड़ा बहुत सहारा देती हैं, जिगर की तकलीफ़ को कुछ बेहतर करती हैं। कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेहतरी इसमें मुतवक्को नहीं होती। अवेयरनेस सिर्फ आते हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है, मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, मोबाइल फ़ोन्स भी कॉमन हो गए, उनके बारे में कुछ बात करें। मीडिया का रोल तो किसी भी बीमारी में उसकी हिफाजत के तरीक़ों से आगाह करने में और उसके जो इलाज अवेलेबल है उसको आम करने में बड़ा एफिशिएंट रोल है। अखबारों का भी, टीवी का भी बहुत अहम रोल है उसका। हमें बताना चाहिए, कैटेगराइज करना चाहिए, ना सिर्फ बीमारी के मतलब कि ये बीमारी इस तरीके से फैलती है, हेपेटाइटिस ए और ई जैसे हफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल रखा जाए, और हेपेटाइटिस बी और सी खून आलूद सिरिंजें इसरार करना चाहिए कि हम जो है नई सिरिंज हमेशा इस्तेमाल करें। इसी तरह खून लगवाते वक्त उसका टीवी पे बताना चाहिए। हजाम के पास जाते वक्त अपनी किट, अपना ब्लेड साथ लेकर जाना चाहिए, किसी किस्म का रिस्क लेने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह डायलिसिस के मरीज़ों की अभी बात हुई थी, या थैलेसीमिया, हेमोफीलिया के मरीज़ों की बात हुई थी, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मीडिया पर प्रमोट हों ताकि लोगों को पता लगे कि हमने किस तरह इन बीमारियों से बचना है। So basic knowledge about infectious diseases should be part of school curriculum. Why is this not the case? देखिए, स्कूल करिकुलम डेवलप करना एक अच्छा खासा टीडीएस